आज हम इस वीडियो में संस्कृत के वर्णमाला को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? संस्कृत के वर्णमाला। तो चलिए आज देखते हैं संस्कृत की वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। संस्कृत की वर्णमाला जो होती है उसके 4 भेद होते हैं। जब उसको हम विभाजित करेंगे तो उसके 4 भेद बनेंगे। कितने भेद बनेंगे? 4 भेद। वो कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा स्वर, दूसरा बनेगा व्यंजन, और तीसरा भेद बनेगा विसर्ग। अब चौथा भेद क्या बनेगा? चौथा भेद जो होता है वह अनुस्वार बनेगा। क्या बनेगा? अनुस्वार। तो संस्कृत वर्णमाला को जब विभाजित किया जाएगा तो इसके 4 भेद हो जाएंगे। पहला भेद स्वर होगा, दूसरा भेद व्यंजन होगा, और तीसरा भेद विसर्ग होगा, और चौथा भेद इसका अनुस्वार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे स्वर को। संस्कृत के वर्णमाला के 4 भेदों में स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार में हम पढ़ेंगे क्या? स्वर को पढ़ेंगे कि स्वर क्या है। तो सबसे पहले हम स्वर को देखेंगे। स्वर। अब देखिए स्वर क्या है, तो परिभाषा सबको पता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर वह होता है जिसका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी स्वर वह होता है जिसका उच्चारण हम बिना किसी अवरोध यानी बिना किसी सहायता, या कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, वही क्या होता है? स्वर होता है। अब देखिए, अब आते हैं स्वर के विभाजन पर कि स्वर के कितने भेद हैं। तो हम देखेंगे, जैसा कि हिंदी में आप पढ़ें कि स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। लेकिन जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो इसके 3 भेद हो जाएंगे। इसके कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। पहला हो जाएगा क्या? ह्रस्व स्वर। पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, दूसरा भेद हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या होगा? जब उच्चारण के आधार पर हम संस्कृत वर्णमाला के पहले भेद यानी स्वर को पढ़ेंगे तो इसके 3 भेद हो जाएंगे। पहला ह्रस्व स्वर होगा, दूसरा दीर्घ स्वर होगा, और इसका तीसरा भेद जो होता है वह होता है प्लुत स्वर। तीसरा भेद क्या होता है? प्लुत स्वर। यानी संस्कृत में स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा भेद जो होता है वह प्लुत स्वर होता है। तीसरा भेद क्या होता है? प्लुत स्वर। अब इसमें हम देखेंगे क्या? ह्रस्व स्वर को। यानी ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ होता है, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? छोटा, जिसको लघु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु। इसको लघु कहते हैं। ह्रस्व मीन्स छोटा, अर्थात लघु। तो ह्रस्व किसे कहेंगे? ह्रस्व स्वर क्या है? तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर को देख लेते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर जो होता है यह एक मात्रिक होता है। कितने मात्रिक होता है? एक मात्रिक। एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब एक मात्रिक क्यों कहते हैं?
मैंने कहा कि हर्ष मीन्स छोटा होता है, छोटा यानी लघु। तो हर्ष जो होता है वह लघु रूप होता है, यानी कह सकते हैं कि जिन स्वर वर्णों का, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी एक बार फिर देख लेंगे ह्रस्व स्वर क्या है। तो हर्ष मीन्स होता है छोटा यानी लघु, यह एक मात्रिक होता है। क्यों? क्योंकि यह इसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जब हर्ष स्वर का उच्चारण हम करते हैं तो वह एक मात्रिक होता है, क्योंकि हर्ष स्वर में एक मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में, उच्चारण मीन्स बोलना, उच्चारण करने में कम समय लगे उसे ही हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा स्वर वर्ण आता है, तो उसे भी देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर में आपका अगर हम देखें तो अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार जैसा कि आप जानते हैं। अब अक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं वही ह्रस्व वर्ण होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे अ, ई, उ, री और लृ। अब देखिए क्या है? ह्रस्व है। क्यों? क्योंकि अ कहते हैं तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन जब हम आ कहते हैं तो ह्रस्व का 2 गुना समय लग जाता है, इसीलिए आ दीर्घ हो जाता है और अ जो होता है वह ह्रस्व हो जाता है। जैसे में आप देखेंगे एक मात्रिक क्यों है? क्योंकि एक मात्रा का ही इसमें प्रयोग हुआ है, एक मात्रा का ही प्रयोग हुआ है, इसीलिए एक मात्रिक स्वर होता है। चलिए अब हम तो देख लिए इसके ह्रस्व स्वर को देख लिए। अब हम लोग ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर को देख लेते हैं। किसको देखते हैं? दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर, अब देखिए दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। तो जैसे मैंने कहा कि ह्रस्व मीन्स छोटा, तो दीर्घ मीन्स बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा, या फिर हम क्या कहेंगे? उसे हम गुरु कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरु। गुरु मीन्स ही बड़ा होता है, जिसे 2 मात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक, जिसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब ये द्विमात्रिक क्यों है? क्योंकि ह्रस्व का 2 गुना समय लगेगा, ह्रस्व का 2 गुना समय लगेगा। यानी जिस स्वर का उच्चारण करने में हमें 2 मात्राओं का समय यानी ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसीलिए दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। है ना? चलिए अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। इसके अंतर्गत आता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। क्या क्या आता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? दीर्घ है। क्यों? ये द्विमात्रिक है, क्योंकि देखेंगे जब हम अ और अ, यानी ये जो है आपका लघु है और ये भी लघु है, तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो आ क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया आ तो ये दीर्घ हो गया। इसी प्रकार से हम ई को ले लेंगे। जब ई प्लस
ई कर देंगे, जोड़ेंगे तो दीर्घी ई हो जाएगी। अब दीर्घी ई हो गया, यानी दो मात्रा, एक मात्रा ये और एक में एक मात्रा और जोड़ दिए, इसीलिए दो मात्रिक हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम ऊ को देखेंगे, तो जब हम ऊ प्लस ऊ करेंगे और जोड़ेंगे तो ये दीर्घी ऊ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अ ले लेंगे प्लस ई ले लेंगे, जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अ प्लस ए ले लेंगे तो यह ए हो जाएगा। जब अ प्लस उ ले लेंगे तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ना। और जब हम अ प्लस क्या जोड़ेंगे इसमें? अ में क्या जोड़ेंगे कि अ हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे? जैसे में अ में ई जोड़े तो ए हो गया, अ प्लस ए जोड़े तो ए हो गया, अ प्लस उ जोड़े तो ओ हो गया। तो इसमें हम जोड़ देंगे ओ को, तो ये क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो जिन स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में अ प्लस आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। आ बना। इसी प्रकार से ई प्लस ई जोड़े तो दीर्घी ई, उ प्लस उ जोड़े तो दीर्घी उ, अ प्लस ई जोड़े तो ए, अ प्लस ए जोड़े तो ए, अ प्लस उ जोड़े तो ओ आदेश हो जाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है, मैंने कहा उच्चारण के आधार पर संस्कृत में स्वर के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ। तो ये तो ह्रस्व हो गया, ह्रस्व भी समझ लिए, दीर्घ भी समझ लिए। अब बचा क्या? बच गया प्लुत। अब प्लुत क्या है तो इसको भी समझ लेते हैं। प्लुत स्वर जो होता है यह त्रिमात्रिक होता है। कितने मात्रिक होता है? त्रिमात्रिक स्वर। यानी कह सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्राओं का प्रयोग होता है उसे ही त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। या सीधे सीधे कहेंगे जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व या दीर्घ का, ह्रस्व का 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का प्रयोग हमेशा और हमेशा संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं और बहुत दूर से पुकारने का काम करते हैं तो उसमें ओम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुन्ना, अब क्या हो गया? मुन्ना। तो ये दूर से पुकारा जा रहा है। जैसे ओम, अब ओम हो गया तो ये भी दूर से पुकारा जा रहा है। यानी किसी को बहुत दूर से पुकारने में या फिर मंत्रों का उच्चारण करने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जो ह्रस्व का 3 गुना समय जिसमें लगता है, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक।